एक और नई परेशानी आ गई थी। सिद्धार्थ जो पहले कुएं में उतरकर उस फूल को खोजने वाला था, अब उसके सामने बूढ़े बाबा को बचाने की चुनौती थी। सिद्धार्थ ने बिना देर किए अपनी कमर से उस रस्सी को खोला और तुरंत उसे दलदल में फेंका। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा की तरफ रस्सी फेंकी, लेकिन बूढ़े बाबा के हाथ भी दलदल में फंसने को थे और वे रस्सी भी नहीं पकड़ पा रहे थे। धीरे धीरे करके बूढ़े बाबा दलदल में धंसने लगे। अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सिर्फ मशाल के उजाले में बूढ़े बाबा को बचा पाना सिद्धार्थ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक वहां पर एक साया दिखाई दिया। उस साये की आंखें चमक रही थी और वो सफेद कपड़ों में लिपटा था। ऐसा लग रहा था जैसे सफेद चादर ओढ़े हुए हो। बहुत बदसूरत जला हुआ सा और बड़ा सा चेहरा जो कि आसमान में मंडरा रहा था। डर के मारे सिद्धार्थ पसीना पसीना हुए जा रहा था और बूढ़े बाबा दलदल में और भी ज्यादा फंसते जा रहे थे। सिद्धार्थ, तुम उधर ध्यान मत दो, मेरे पास रस्सी फेंको, बूढ़े बाबा ने चिल्लाते हुए कहा। बस थोड़ी ही देर बाद आसमान में चांद निकल आया। अब सिद्धार्थ को बूढ़े बाबा दिखाई देने लगे थे। उस भूत का चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखों की जगह आर पार दिखाई दे रहा था। आज तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। ये पूर्णमासी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। ये कहते हुए वो साया जोर जोर से हंसने लगा। अभी तक वो साया ऊपर मंडरा रहा था और उसने किसी पर भी हमला नहीं किया था। तो क्या सिद्धार्थ जल्द ही बूढ़े बाबा को बाहर निकालकर अपने काम में जुट जाने वाला था? क्या वहां मौजूद वो भूत ये सब कुछ इतनी आसानी से होने देने वाला था? क्या वो अभी भी कोई हमला नहीं करने वाला था या वहां कुछ बहुत खौफनाक होने वाला था? सिद्धार्थ, तुम बस मुझे निकालने की कोशिश करो। हमें जल्दी उस पहेली को पूरा करना है। मुझे बचाओ, मैं इस दलदल में डूबता जा रहा हूं। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को दोबारा आवाज दी। बाबा अब सीने तक उस दलदल के अंदर धंसने लगे थे। तभी अचानक जिस पेड़ में सिद्धार्थ ने रस्सी बांधी थी, उस पेड़ में आग लग गई। आग लगते ही रस्सी टूटकर नीचे गिर गई। सिद्धार्थ ने कूदकर उस रस्सी को पकड़ लिया। वहीं पास में लगे दूसरे पेड़ के सहारे से सिद्धार्थ ने उस रस्सी को लपेटा और बूढ़े बाबा को खींचना शुरू किया। वो साया अब सिद्धार्थ के पास पहुंच चुका था। तभी बूढ़े बाबा ने उस साया के ऊपर कुछ फेंका और अगले ही पल वो साया गायब हो गया। सिद्धार्थ ने अब और भी हिम्मत जुटाई और बाबा को खींचना शुरू किया। वो पसीना पसीना हो चुका था। दलदल से बाबा को बाहर खींच निकालना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके उम्मीद जागने लगी। लगभग 20 मिनट की मशक्कत के बाद सिद्धार्थ ने बाबा को दलदल से बाहर निकाल लिया था। उस दलदल से बाहर आने के बाद बूढ़े बाबा के शरीर में बहुत ज्यादा खुजली होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां एक साथ उन्हें काट रही हो, लेकिन बर्दाश्त करने के अलावा वहां और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। थोड़ी देर तक जोर जोर से सांस लेने के बाद बाबा ने अपने हाथों में मशाल पकड़ी और सिद्धार्थ धीरे धीरे रस्सी के सहारे कुएं में उतरने लगा। सिद्धार्थ अपने साथ एक बोतल में केरोसिन, एक कुल्हाड़ी और माचिस की डिब्बी लेकर झाड़ियों को साफ करते हुए नीचे बढ़ने लगा। झाड़ियों के साफ होने से मशाल की रोशनी अंदर तक दिखाई देने लगी थी। अब चांद धीरे धीरे सिर के ऊपर आने लगा था। अब तक सिद्धार्थ को वो फूल वाला पौधा नहीं दिखाई दिया था। वो कुएं की एक तरफ से लगातार झाड़ियों को काटते हुए नीचे बढ़ते जा रहा था। अचानक उस पुराने और झरझर हो चुके कुएं के पत्थर खिसकने शुरू हो गए। जोरदार आवाज के साथ अचानक बहुत से पत्थर खिसके और सिद्धार्थ पत्थरों के साथ नीचे कटीली झाड़ियों पर गिर गया। सिद्धार्थ को उस वक्त जितना खतरनाक दर्द हुआ था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसके पैर पर पत्थर गिर गया था और पूरे शरीर में
बबूल के लंबे और नुकीले कांटे चुभ गए थे। दर्द सिद्धार्थ की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उसने खुद के आसपास की उन कटीली झाड़ियों को साफ किया और अपने शरीर पर लगे हुए कांटों को बाहर निकाला। वो दर्द से चीख रहा था। सिद्धार्थ, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन एक बार कुएं में उतर जाने के बाद उस फूल को बिना राख किए तुम्हारा बाहर आना हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देगा। बूढ़े बाबा ने कहा, मैं बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बाबा। मुझे वो पौधा दिख गया है। इसमें एक लाल रंग का बड़ा सा फूल है। मैं बस उसे जलाने ही वाला हूं। सिद्धार्थ ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने अपने साथ लेकर गया केरोसिन उस फूल वाले पौधे पर उड़ेल दिया और माचिस घिसने लगा। उसके हाथ से माचिस नीचे गिर गई। झाड़ियों में से उस माचिस को वापस निकाल पाना इतना आसान नहीं था। बाबा, मेरी माचिस नीचे गिर गई है। मुझे मशाल की जरूरत होगी, सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। बूढ़े बाबा ने रस्सी को ऊपर खींचा और उस रस्सी में मशाल को बांधकर सिद्धार्थ को वो मशाल नीचे दे दी। उस पौधे में अचानक जगमगाहट होने लगी। उस पौधे से बच्चे की आवाज में चीख निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा चीख कर कह रहा हो, मुझे मत जलाओ। बुरी ताकतें मेरे दिमाग से खेल रही हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा। उसने बिना देर किए उस पौधे में आग लगा दी और कुछ ही पल में वो पौधा जलकर राख हो गया। सिद्धार्थ जानता था कि पौधे के जलते ही हवेली के तीसरे दरवाजे का ताला भी खुल चुका होगा, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इतने दर्द के बीच वो वापस उस कुएं से बाहर कैसे निकलेगा। अच्छी बात यह थी कि सिद्धार्थ ने उस रस्सी में बहुत सारी नॉट्स बांध रखी थी, जिन्हें पकड़कर वो ऊपर चढ़ सकता था। दर्द से आहें भरते हुए, कराहते हुए, खून से लथपथ सिद्धार्थ कुएं की मुंडेर पर पहुंच चुका था। रात काफी हो चुकी थी और गांव वालों से मदद लेना अब मुमकिन नहीं था। उसके शरीर में बचे हुए कांटों को जहां तहां से जैसे तैसे निकालने के बाद बूढ़े बाबा की मदद से सिद्धार्थ कुछ दूर तक चलते आया और फिर अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को वहीं छोड़ते हुए मैनेजर साहब की हेल्प लेने की सोची और भागकर उसके पास पहुंचे। बूढ़े बाबा वो मशाल सिद्धार्थ के हाथों में ही देकर सर्किट हाउस के लिए निकल गए। मैनेजर साहब, जल्दी कीजिए, सिद्धार्थ की हालत ठीक नहीं है। कुएं में गिर जाने की वजह से उसे बहुत चोट आई है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। गांव के किसी भी शख्स से राहत में मदद ले पाना आसान नहीं है, बाबा ने वहां पहुंचकर मिस्टर बजाज से कहा। इस दौरान जब सिद्धार्थ वहां अकेले एक चट्टान पर बैठा हुआ था, तब अचानक से वहां पर कुछ साए दिखाई देने लगे। परंपरागत राजस्थानी पोशाक पहने हुए वे तमाम साए बहुत खतरनाक दिख रहे थे। उसमें से बड़ी सी रंग बिरंगी पगड़ी लगाए, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, लंबे कदकाठी वाले कुछ आदमी अपने हाथों में तलवार लिए हुए थे। किसी का भी चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। राजस्थानी लाल और पीली घाघरा चोली पहने औरतें बड़ा सा घूंघट लिए हुई थी। सिद्धार्थ को जितना दर्द हो रहा था, उसमें वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसे वो परछाइयां सचमुच दिखाई दे रही थी या यह उसका कोई भ्रम था। पूर्णमासी के चांद के होते हुए भी अंधेरा इतना गहरा था कि दूर से किसी का चेहरा साफ दिखाई देना मुमकिन नहीं था। तो फिर ये क्या हो रहा था? धीरे धीरे करके वो बेहोश होने लगा। बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज जब वहां पर पहुंचे तो सिद्धार्थ की हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ को सहारा देते हुए सर्किट हाउस तक पहुंचाया। जैसे तैसे उसके शरीर पर चुभे और छोटे कांटे बाहर निकाले गए। उधर दूसरी तरफ गौरी की भी तबीयत अब तक बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। रात काफी हो गई थी,
इसलिए गौरी को जगाया नहीं गया था। उसे सिद्धार्थ के साथ हुए इस हादसे की कुछ खबर भी नहीं थी। बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ की मरहम पट्टी की और पेन किलर टैबलेट्स जो कि एक्सीडेंट के बाद मिस्टर बजाज को दी गई थी, उसी में से सिद्धार्थ को भी दवाइयां दे दी गई। सिद्धार्थ को अभी भी होश नहीं था। वो बेहोशी की हालत में नींद में करा रहा था। उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन तक तो उसका बिस्तर से भी उठना बहुत मुश्किल था। सुबह होते ही जब इस बारे में गौरी को पता चला तो वो भी बेचैन हो गई। गौरी की तबीयत पहले से अच्छी थी, लेकिन उसे भी रह रहकर बुखार आ जा रहा था। सुबह के 10 बजे तक सिद्धार्थ को होश आया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसकी हड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन उसके पैर पर गिरा हुआ वो पत्थर भारी और नुकीला था, जिससे उसे गहरी चोट आई थी और उसका काफी खून बह गया था। सिद्धार्थ, कल रात तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें प्रॉपर्ली आराम करने की जरूरत है, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, मुझे दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन अब मेरी तबीयत पहले से अच्छी है। वैसे गौरी की तबीयत कैसी है और वो कहाँ है? सिद्धार्थ ने पूछा। उसकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन उसे बार बार बुखार आ रहा है। तुम अपना ख्याल रखो, हम लोग गौरी का ख्याल रख रहे हैं, मिस्टर बजाज ने कहा। मिस्टर बजाज को इस बात पर हैरानी थी कि खुद को इतनी चोट लगने के बावजूद भी सिद्धार्थ को गौरी की चिंता हो रही थी। इससे पहले मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ को बहुत बुरा भला कहा था। उन्हें अपनी कही हुई बातों पर अब पछतावा हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि सिद्धार्थ को सचमुच गौरी की परवाह थी। बाबा, हम लोगों ने उस पहेली को पूरा कर लिया है। दरवाजा खुल चुका होगा। मुझे लगता है वहां पर जरूर मेरे माता पिता के बारे में कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा, सिद्धार्थ ने कहा। बेटा, तुम जो कह रहे हो वो सही है। दरवाजा जरूर खुल गया होगा और पहेली सुलझ चुकी है। तुमने जो कुछ कर दिखाया है वो आज तक कोई नहीं कर सका। उस हवेली की एक भी पहेली को हल कर पाने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ था। यह कमाल की बात है कि कुएं में गिरने के बावजूद भी तुम्हें मामूली सी चोट ही आई है। अच्छा होगा तुम अभी कुछ दिन आराम कर लो और अपनी तबीयत पर ध्यान दो। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा मुकाबला इंसानों से नहीं है। हमें ताकत के साथ साथ फुर्ती और तेज दिमाग की भी जरूरत पड़ेगी। चलो तुम आराम करो, मुझे गांव में कुछ काम है, मैं चलता हूं, बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ को बूढ़े बाबा की बात सुनकर मन ही मन लगने लगा था कि वो जल्द ही उसके मम्मी डैडी के बारे में कोई परफेक्ट इंफॉर्मेशन पता कर लेगा। सबसे पहले तो उसे अपनी फास्ट रिकवरी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इस दौरान बाहर का मौसम बदलने लगा। सुबह से ही जहां हमेशा गर्म आंधियां चला करती थी, उस वीरानगढ़ में काले बादल छाए हुए थे। बस थोड़ी देर में वहां पर बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। वीरानगढ़ में बारिश होना कभी कभार ही देखा गया था। वहां तो बारिश के मौसम में भी बहुत कम बारिश हुआ करती थी। तो क्या इसका कुछ लेना देना सिद्धार्थ के उस पहेली को सुलझाने से भी था? थोड़ी देर में वहां झमाझम बारिश होने लगी। आज वीरानगढ़ के लोग बहुत खुश थे। लोगों के मन में भी यही बात आ रही थी कि इस बिन मौसम की बारिश के पीछे वजह क्या हो सकती है। बूढ़े बाबा ने उन लोगों से पहले भी कहा था कि सिद्धार्थ का मकसद उन लोगों को अभिशाप से मुक्त कराना है। उन्होंने गांव वालों से सिद्धार्थ की मदद करने के लिए भी कहा था। उस वक्त गांव के कुछ लोग तो राजी भी हो गए थे, लेकिन एक बार फिर जब गांव में एक लड़के की मौत हुई तो उन लोगों का भी मन बदल गया था। गांव वालों ने सिद्धार्थ को खरी खोटी सुनाई थी। लगता है आज कुदरत
वीरान घर पर मेहरबान थी। गौरी सिद्धार्थ के कमरे में आई। लो, गौरी भी आ गई। ठीक है सिद्धार्थ, गौरी, तुम आपस में बातें करो, मुझे कुछ काम है। मैं अपने कमरे में हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। मिस्टर बजाज ने कहा। सिद्धार्थ, अब तुम्हारी इंजरी कैसी है? मुझे अभी अभी पता चला कि रात को तुम्हारे साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। गौरी ने कहा। हाँ गौरी, वो हादसा सचमुच खतरनाक था। मुझे समझ नहीं आया कि जब उस कुएं के पत्थर खिसकने लगे तो एक ही पल में मैं कैसे उन कांटों के ऊपर गिर गया। सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें पता था कि वो कुआं पुराना है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। गौरी ने कहा। गौरी, तुम जानती हो इस जगह हम कितनी भी सावधानी रख लें, ये बुरी ताकतें हमें नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रहती। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे फिर भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने कहा। तो आखिर तुमने पजल सॉल्व कर ही ली। मैं जानती थी हम जल्द ही अंकल आंटी का पता लगा लेंगे। तुमने अब तक मुझे बताया नहीं कि मुझे हुआ क्या था? गौरी ने पूछा। तो क्या सिद्धार्थ गौरी को उसके साथ पेश आए हादसे के बारे में सच बताएगा? और क्या होगा जब सिद्धार्थ को पता चलेगा उस दरवाजे के पीछे का खतरनाक रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए।